एक खूबसूरत विधवा महिला के घर पर एक भिखारी भीख मांगने के लिए आता है। वह अक्सर यहाँ पर आता रहा करता था और विधवा महिला भी खुशी खुशी उसे भीख दे दिया करती थी। वह उससे काफ़ी देर तक बातें भी किया करती थी और इन्हीं बातों के चलते गांव में एक अलग तरह की अफवाह फैल जाती है कि विधवा महिला भिखारी से घंटों तक बातें किया करती है। न जाने इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। इसी बात को लेकर आज जब वह उसके पास भीख मांगने के लिए आता है तो विधवा महिला उसे यहाँ ना आने के लिए कहने लगती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बदनामी हो रही है तो तुम यहाँ पर बिल्कुल भी मत आया करो। लेकिन तभी जो भिखारी होता है वह विधवा महिला से कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। यह बात सुनकर जो विधवा महिला होती है वो एकदम से आग बबूला हो जाती है। लेकिन तभी भिखारी उसे कुछ ऐसा दिखाता है जिसे देखने के बाद वह विधवा महिला पूरी तरह से हैरान हो जाती है। कौन था वह भिखारी और क्या हुआ था इससे आगे पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड के एक छोटे से गांव के अंदर एक सलोनी नाम की लड़की रहा करती है। सलोनी जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और फिलहाल वो बीए के सेकेंड ईयर में पढ़ रही है। सलोनी के माता पिता अपनी बेटी की खूबसूरती को देखकर थोड़ी सी चिंता किया करते हैं क्योंकि गांव के अंदर सभी लोग उसकी खूबसूरती के बारे में चर्चा किया करते हैं और यह बात माता पिता को एक अजीब से डर की तरफ धकेल देती है क्योंकि सलोनी के माता पिता काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं और गरीबी के चलते उन्हें डर है कि कहीं ऐसा वैसा कुछ ना हो जाए जिसकी वजह से हमारी बेटी की और हमारी बदनामी हो जाए। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ सलोनी के लिए एक रिश्ता आ जाता है जो कि पास ही के गांव से था और लड़के का नाम था नवीन जो कि गुजरात में रहकर अच्छे खासे पैसे कमाया करता था और उनके पास अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन भी थी। नवीन का एक छोटा भाई भी होता है और परिवार के अंदर रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं थी। इसके बाद पिता जब इस रिश्ते को देखते हैं तो उन्हें ये रिश्ता बड़ा ही अच्छा लगता है और वह झट से सलोनी की शादी की हामी भर लेते हैं। इसके बाद जो सलोनी होती है, सलोनी को जैसे ही ये बात पता चलती है तो उसके बाद अपने पिता से मना करती है। लेकिन पिता हाथ जोड़कर बेटी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि बेटी जैसे जैसे तू जवान हो रही है उसी हिसाब से हमें काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, इसी वजह से ये शादी कर ले, तेरा हम पर बहुत बहुत एहसान होगा। अब जब पिता को हाथ जोड़कर ऐसा लाचार खड़े हुए सलोनी अपने सामने देखती है तो वह भी अपने पिता से मना नहीं कर पाती है और कह देती है कि ठीक है पिताजी, आप बेशक से मेरी शादी करा दो। इसके बाद सलोनी और नवीन की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो सलोनी है वो दुल्हन बनकर नवीन के घर में चली जाती है। वहां पर वह अच्छे से घर को बसाती है और एक आदर्श बहू बनकर अपने ससुराल में दिखाती है। सास ससुर का कहा माना करती, अपने पति की इच्छाओं का ख्याल रखा करती और अपने छोटे देवर को बच्चे की तरह दुलार दिया करती। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के साथ साथ अब सलोनी और नवीन की शादी को लगभग 2 साल बीत गए थे और सलोनी 3 महीने की गर्भवती भी होती है। सलोनी के पति फिलहाल गुजरात में हैं और वहीं पर काम कर रहे हैं, लेकिन 1 महीने बाद वो वहां से झारखंड में आकर कुछ काम करने वाले थे और इस बात से सलोनी बड़ी खुश होती है। एक दिन सुबह सुबह जब सलोनी अपने पति के फ़ोन पर फ़ोन मिलाती है उनसे बात करने के लिए, उनकी तबीयत के बारे में जानने के लिए, तो दूसरी तरफ से कोई और व्यक्ति फ़ोन उठाता है और यह बात देखकर सलोनी अंदर से हिल जाती है। वह फ़ौरन से उस व्यक्ति से पूछने लगती है कि क्या हुआ, नवीन को क्या दिक्कत है और आपने उनका फ़ोन क्यों उठाया है। तो इसके बाद सामने वाला व्यक्ति कहने लगता है कि कोई बात नहीं, उनकी थोड़ी तबीयत खराब है और उनको हमने हॉस्पिटल में एडमिट कराया है और मैं थोड़ा बाहर आया हूँ किसी काम से, तो अभी मैं आपकी बात नहीं करवा सकता, जब मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा तो आपकी बात करा दूंगा। ऐसा कहकर उस आदमी ने टाल दिया था, लेकिन सलोनी अंदर तक हिल गई थी कि उसके पति को ऐसा क्या हो गया जो वह हॉस्पिटल में है। इसके बाद वह यह बात अपने सास ससुर को बताती है तो सास ससुर भी उस व्यक्ति पर फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद वह उन्हें भी इसी तरह की बातें बता देता है और इसके बाद वो बार बार उस फ़ोन पर ट्राई करते हैं, लेकिन कभी तो फ़ोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर आता है और जब कभी मिलता है तो वो लोग बहाना बनाकर उनसे नवीन की बात नहीं करवाते हैं। धीरे धीरे लगभग 3 दिन बीत जाते हैं और जैसे तीसरे दिन की सुबह सुबह सलोनी अपने आंगन में झाड़ू दे रही थी तो उसी दौरान उनके घर की तरफ एक एम्बुलेंस आती हुई दिखाई देती है और एम्बुलेंस को देखकर सलोनी के सीने की धड़कनें और तेज बढ़ने लगती हैं। जैसे एम्बुलेंस वहां पर आकर रुकती है और वह देखती है कि इस एम्बुलेंस से उसके पति की डेड बॉडी बाहर निकाली जा रही है तो एकदम से चीख चीख कर, छाती पीट पीट कर रोने लगती है और उसके रोने की आवाज़ को सुनकर घर के अंदर से और भी लोग बाहर आ जाते हैं, माता पिता और उसका छोटा देवर, और वो सभी लोग नवीन की डेड बॉडी को देखकर वह भी फूट फूट कर रोने लगते हैं। सलोनी को इस बात का सदमा तो बहुत गहरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी सिवाय शोक मनाने के, और वह इसी तरह से शोक में भूखी प्यासी बैठी रहती है। उसके पति का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उसके बाद जो शोक सभा होती है वह भी चालू हो जाती है। जैसे ही खाने का समय होता है तो सलोनी से कुछ खाने के लिए कहा जाता है तो वह साफ साफ मना कर देती है खाने से और ऐसे ही बैठी रहती है।
इस बार तो कोई उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन जैसे उसे 2 से 3 दिन होते हैं खाने बिना, तो उसके बाद जो उसकी सास होती है वह उसे समझाने लगती है। कहती है कि बेटा, हमें भी पता है, हमें भी काफ़ी ज़्यादा दुख है बेटे का इस दुनिया से जाने का, लेकिन ऊपर वाले की करनी पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन जो तुम कर रही हो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपने लिए ना सही, इस बच्चे के लिए तो कुछ खा लो, क्योंकि जो तुम्हारे पेट में बच्चा है, तुम नहीं खाओगी तो ये पूरी तरह से बीमार हो जाएगा और कुछ भी हो सकता है। जब सलोनी को अपने बच्चे का ख्याल आता है तो उसके बाद वह भी अपनी सास की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है और थोड़ा बहुत खाने लगती है। धीरे धीरे उनकी शोक सभा कंप्लीट हो जाती है और जैसे उनकी शोक सभा कंप्लीट होती है तो उसके बाद सलोनी डिसाइड करती है कि उसके पेट में चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसी के सहारे वह अपने जीवन को व्यतीत करेगी और यहीं पर रहकर अपने सास ससुर की सेवा करेगी। गांव वाले अलग अलग तरह से उसके बारे में बातें बनाने लगते हैं, क्योंकि वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और अब जब वह विधवा हो गई है तो उसके बाद वो उसे बेचारी कहकर संबोधित करते हैं और ये बातें कहीं ना कहीं सलोनी के कानों तक पहुँच जाती हैं। धीरे धीरे लगभग 2 से 3 महीने बीत जाते हैं और 2-3 महीने में सलोनी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई थी, क्योंकि गांव के अंदर ऐसी बातें चल रही थी लड़कों में कि अगर सलोनी चाहे तो मैं उससे अब भी शादी कर सकता हूं, क्योंकि वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। इन बातों से सलोनी काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान रहती है। लेकिन तभी एक दिन अचानक से उसके दरवाजे पर एक भिखारी आता है, जिसके मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े थे और उसने लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ा रखी थी और उसके हाथ में एक इकतारा था और उस इकतारे से वो एक अलग सी धुन निकाल रहा था। जैसे सलोनी के दरवाजे पर वह उस धुन को बजाता है तो सलोनी एकदम से अंदर से भागी दौड़ी आती है, लेकिन बाहर आकर जैसे उस भिखारी को उस धुन को बजाते हुए देखती है तो एकदम से शांत हो जाती है। थोड़ी देर तक वह उस भिखारी को तरफ देखते रहती है और भिखारी उस धुन को गुनगुनाता रहता है, लेकिन तभी वह उससे पूछती है कि बताइए आपको क्या चाहिए। तो वो कह देता है भिखारी कि जो आपका मन करे वो ले आओ, मुझे कोई भी समस्या नहीं है, आप जो ला दोगी उसे ही मैं स्वीकार कर लूंगा। इसके बाद जो सलोनी होती है वह अंदर से थोड़ा सा आटा लेकर आती है और उस भिखारी की झोली में डाल देती है। इसके बाद जो भिखारी होता है उससे कुछ ऐसी बातें करने लगता है जो सलोनी को बड़ी ही अच्छी लगती हैं। वह उसे समझाने लगता है कि जीवन एक इस तरह की चीज़ है कि इसमें सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन उनके साथ हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए और ज़िंदगी को दुखों से निकलकर अच्छी तरह से व्यतीत करना चाहिए। ऐसी कुछ बातें वह सलोनी से कह जाता है और ये बातें सलोनी के दिमाग में घर कर गई थी। इसके बाद भिखारी वहाँ से चला जाता है और सलोनी इन्हीं बातों को सोच सोचकर काफ़ी ज़्यादा उस भिखारी के बारे में सोचने लगती है। धीरे धीरे 2 से 3 दिन बीतते हैं और 2-3 दिन बाद फिर से वह भिखारी आता है और इस बार सलोनी मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करती है और अच्छे से उससे बात करती है। बातों के दौरान इस बार भी वह उससे कुछ अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें कहकर गया था और इसके बाद जब वह चला जाता है तो बार बार ये सिलसिला चलने लगता है और गाँव के अंदर इस बात को देखते हुए ये अफवाह फैलने लगती है कि भिखारी और सलोनी के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो कि नहीं चलना चाहिए और इस बात की भनक सलोनी तक भी पहुंच जाती है। जब सलोनी ये सुनती है कि उस भिखारी को बेमतलब की बदनाम किया जा रहा है और मुझे बदनाम किया जा रहा है, तो वह फैसला कर लेती है कि इस बार भिखारी आएगा तो मैं उसे साफ साफ बोल दूंगी कि आप यहाँ पर मत आओ, क्योंकि यहाँ पर गाँव के लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं और ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसके 1-2 दिन बाद वह भिखारी फिर से आ जाता है अपना इकतारा लेकर और वहाँ पर उससे भीख मांगने लगता है। लेकिन आज सलोनी के दिमाग में कुछ वैसी बातें चल रही थी और इसी वजह से वह बड़ी बुरी तरह भिखारी से कहने लगती है, देखिए आपका यहाँ पर आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि गाँव के अंदर हमारे बारे में इस तरह की बातें चल रही है। अब जब भिखारी इस बात को सुनता है तो उससे कहने लगता है कि गांव वालों का क्या है, पब्लिक तो कहने के लिए बनाई है, लेकिन इससे तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तभी जो सलोनी होती है उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि ऐसे कैसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी के साथ मेरा परिवार भी जुड़ा हुआ है और लोग इस तरह से अगर हमारे बारे में कहेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा कहते हुए वह उस पर गुस्सा करने लगती है। तभी जो भिखारी होता है वह मुस्कुराने लगता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें, शादी करने के बाद तो हम लोगों से कुछ भी नहीं करेंगे। अब यह बात सुनकर सलोनी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी जब वह भिखारी उसकी आंखों में गुस्सा देखता है तो उसके बाद एकदम से अपनी नकली दाढ़ी मूंछ हटा देता है और उसको अपना चेहरा दिखा देता है। जैसे सलोनी उसका चेहरा देखती है तो एकदम से पूरी तरह से हैरान और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शंका आने लगती है, क्योंकि सामने जो चेहरा था वह और कोई नहीं, उसके साथ कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के का था जिसका नाम था सतवीर, जो कि सलोनी से अंदर ही अंदर प्यार किया करता था और वह कॉलेज के अंदर उसे बैठकर देखा भी करता था। लेकिन कभी ना तो उसकी हिम्मत हुई और ना ही सलोनी ने उससे कुछ कहा था। जब वह सलोनी को देखा करता था तो सलोनी को भी इस बात के बारे में महसूस हो जाता है, लेकिन पिता की गरीबी को देखते हुए सलोनी अपनी तरफ से कोई भी पहल नहीं करती है और ना ही सतवीर को ऐसा महसूस कराती है कि सलोनी को उसके बारे में सब कुछ पता है। जैसे ही यहाँ पर आज वह सतवीर को देखती है तो उससे पूछने लगती है कि सतवीर, तुम तो एक अच्छे खासे घर से आया करते थे ना, फिर तुम्हें
भीख मांगने की ज़रूरत कैसे पड़ गई। अब इस बात को सुनने के बाद जो सतवीर होता है वो कहने लगता है कि इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, अगर तुम चाहो, तुम्हारे पास टाइम हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो अब तक जो भिखारी अनजान था अब वह उसका जानने वाला था, तो इसी वजह से वह उससे बैठकर बातें करने लगती है और बातों के दौरान जो सतवीर है पूरी कहानी उसे बताता है। वह कहता है कि सलोनी, तुमने शायद नोटिस किया या नहीं किया, लेकिन मैं कॉलेज टाइम से ही तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, लेकिन जैसे ही तुमने सेकंड ईयर में आने से बंद कर दिया था तो उसके बाद मैं बड़ा ही बेचैन हो गया, और जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है, और इसके बाद मेरा दिल पूरी तरह से टूट जाता है। मैंने भी उसी टाइम से कॉलेज छोड़ दिया था और अपने घर रहा करता था। माता पिता मुझे देखकर बड़े ही परेशान होते हैं, और वह मेरी जब शादी की बात मुझसे करने लगते हैं तो मैं उनसे साफ साफ मना कर देता हूँ, कह देता हूँ कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूँगा, और उन्हें तुम्हारे बारे में बता देता हूँ। माता पिता तुमसे बात करने के लिए बोलते हैं, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया था क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारी शादी तय हो गई है। अगर ऐसे टाइम पे ऐसा कुछ होता तो तुम्हारे पिता की बदनामी हो जाती। मैंने घर वालों से शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन मैं उनकी एक भी बात नहीं सुनता था। धीरे धीरे मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी, और इस खराब हालत के चलते घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगे। लेकिन तभी अचानक से मुझे पता चलता है कि जो सलोनी है उसके पति की मौत हो गई है, और अब वह विधवा होकर अपने घर पे समय व्यतीत कर रही है, लेकिन कुछ बातों से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो उसी वजह से मैंने भिखारी का वेश धारण किया। मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि ऐसी सभी समस्याओं से आराम से निकल जाया करते हैं और इन बातों को गले से नहीं लगाया करते। इसी वजह से मैं भिखारी बनकर एक तारा लेकर तुम्हारे गाँव में भीख मांगा करता हूँ, और बस यहीं पर आया करता हूँ। गाँव के बाहर मेरी गाड़ी खड़ी रहती है, जिस गाड़ी को मेरा ड्राइवर चलाया करता है, और यहाँ से उसमें जाकर मैं अपना वही गेटअप चेंज करके अपने काम धंधे को देखा करता हूँ। जब सलोनी ये पूरी बात सुनती है कि वो उससे कितना प्यार करता है, कि उसे दुखी देखकर उसे समझाने के लिए भिखारी तक का गेटअप कर लिया, तो उसके बाद उससे कहने लगती है कि सतवीर, अगर तुम मुझसे इतना प्यार किया करते थे तो कभी कॉलेज में तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो सतवीर कहने लगता है कि देखो सलोनी, मैं तुमसे प्यार तो करता था, ये बिल्कुल सच है, और आज भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन वहाँ पर कभी भी तुमने मुझे ऐसा मौका ही नहीं दिया था कि जिससे मुझे जरा भी ये महसूस हो सके कि सलोनी भी मुझसे प्यार किया करती है। अब यहाँ पर गांव वाले जब तुमसे ये कह रहे थे कि इस तरह से भिखारी के साथ गलत तरीके से बैठा करती है, बताया करती है, तो उसी वजह से मैंने तुमसे कह दिया शादी के लिए, लेकिन तुम इस बात का बिल्कुल भी गलत मतलब मत लेना, और तुम कहती हो तो आज के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। इसके बाद जब सलोनी सतवीर को देखती है तो वह भी कॉलेज टाइम से उससे कहीं ना कहीं प्यार किया करती थी, और इसी वजह से वह अपने पिता से शादी से मना कर रही थी। लेकिन जब अब सतवीर सामने से उससे शादी करने के लिए कह रहा है तो उसके बाद वह भी हामी भर देती है, और उसके बाद जो सतवीर होता है वहां से कहकर चला जाता है कि ठीक है, मैं अपने माता पिता को बता देता हूं और वह तुम्हारे मायके और ससुराल वालों से बात कर लेंगे। इसके बाद जो सतवीर होता है वहां से वापस चला जाता है और अपने माता पिता को जाकर एक खुशखबरी देता है कि जिस लड़की से मैं प्यार किया करता था वो मुझसे आज भी शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन वो फिलहाल विधवा हो चुकी है। अब जो सतवीर के माता पिता होते हैं वे चाहते तो नहीं है कि उनके बेटे की शादी किसी विधवा से हो, लेकिन फिलहाल उनका बेटा उससे बेइंतहा प्यार किया करता था और उसके सिवा वह किसी को कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो इसी वजह से मजबूरन उन्हें इस बात के लिए एग्री होना पड़ता है, और जो सतवीर के माता पिता होते हैं वो वहां से पहले तो सलोनी के मायके में जाते हैं और वहां पर उसके माता पिता से बात करते हैं। इसके बाद जो सलोनी के माता पिता होते हैं वो कह देते हैं कि अगर आपको इस बारे में कुछ बात करनी है तो सलोनी के सास ससुर से कहो, क्योंकि वो उन्हीं की अमानत है, हम लोग तो एक बार कन्यादान कर चुके हैं। इसके बाद जो सतवीर के माता पिता होते हैं वो सीधा सलोनी के सास ससुर के पास जाते हैं और वहां जाकर सबसे पहले उन्हें पूरी कहानी बताते हैं, और कहानी बताने के बाद कहने लगते हैं कि अगर आप लोग राजी हो तो हम सलोनी की शादी सतवीर से करना चाहते हैं। अब जो सास ससुर होते हैं, सलोनी उनकी बड़ी आदर्श बहू थी और कहीं ना कहीं वे भी यही चाहते थे कि सलोनी किसी से दूसरी शादी कर ले और अपने जीवन को आराम से व्यतीत करे, क्योंकि बेटा तो इस दुनिया से चला गया लेकिन उसके पीछे बहू अपनी जिंदगी को वैसे ही बर्बाद कर रही है। तो उसके बाद वह लोग भी इस बात के लिए हामी भर देते हैं और उसके बाद सलोनी और सतवीर दोनों की शादी हो जाती है। जैसे ही सलोनी और सतवीर की शादी होती है तो इसके बाद गाँव के अंदर जो अफवाह फैली हुई थी उस अफवाह को लेकर लोगों में और भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर बात होने लगती है, क्योंकि सलोनी ने इस गांव के अंदर शादी नहीं की थी और यह बात ज़्यादा लोगों को पता नहीं थी। वो तो एक दिन अचानक से गांव से गायब हो गई थी और वहां पर सतवीर के साथ रहने लगी थी, क्योंकि सतवीर ने अपने घर पर ही उसकी शादी अरेंजमेंट कराई थी। इसके बाद जब गाँव वालों में ये बात पता चलती है कि सलोनी यहाँ से गायब हो गई है तो वो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं और ये बातें फिर से सलोनी के पास तक पहुँच जाती हैं। जब सलोनी ये देखती है कि गाँव में उसके खिलाफ अफवाह हो रही है तो एक दिन वह अपने पति के साथ बड़ी सी गाड़ी में वहां से जाती है और जाने के बाद गांव में सभी को यह दिखा देती है कि उसकी शादी हुई है, ना कि वो उसके
साथ भाग कर गई है और वह कोई भिखारी नहीं था, वह तो एक भला इंसान था जो उसके दुखों को देखकर भिखारी का भेष बनाकर यहाँ पर आ गया था। इसके बाद गांव वालों को जब ये पूरी कहानी पता चलती है कि किस किस तरह से सलोनी और सतवीर की शादी हुई है और वह लोग कैसे कहा करते थे, तो वो लोग इसे एक प्रेम कहानी का नाम देते हैं और कहते हैं कि प्रेम हो तो ऐसा हो वरना बेशक से ना हो। इसके बाद वो लोग हंसी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। सलोनी को एक बच्ची का जन्म होता है और उस बच्ची को पाकर सलोनी और सतवीर दोनों बड़े ही खुश होते हैं। और यहाँ पर अब उसका एक ससुराल तो वो है जहाँ पर नवीन रहा करता था और दूसरा ससुराल सतवीर के यहाँ पर बन गया है और एक मायका है, यानी कि वो तीनों घरों में आया जाया करती है और सभी का अच्छे से ख्याल रखा करती है। सतवीर उसे अच्छी तरह से अपने पास रखता है और उसकी बेटी को भी एक पिता की तरह अपनाता है, अच्छे से उसका ख्याल रखता है और उसको अपने 2 बच्चे भी हो चुके हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। बाकी अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमारी वीडियोज पर अच्छे कमेंट भेजकर हमें मोटिवेट किया करते हैं। सबसे पहला नाम आता है महेंद्र दीक्षित जी का। महेंद्र दीक्षित जी जो काफी लंबे समय से हमारी वीडियोज को देख रहे हैं और अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कमेंट करना स्टार्ट किया है। तो महेंद्र दीक्षित जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। दूसरा नाम आता है बबलू पटेल उज्जैन MP से। बबलू पटेल जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। तीसरा नाम आता है रामराज मीना जी का। रामराज मीना जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। चौथा और आखिरी नाम आता है राजवीर जी का। राजवीर जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से अच्छे कमेंट भेजकर हमें मोटिवेट करते रहिए और हमारा हौसला अफजाई करते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।